हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 15 मोर क्वेश्चंस देखेंगे। ये सीरीज का पार्ट 10 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 टू 150 देखते हैं। सो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 इज जीरो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज सीक्स टू इंश्योर ऑप्शन ए empowerment of women as an individual, B economic welfare of women and children, C gender parity in rural society और D participation of women in public life। पंचायती राज बॉडी में वुमेन को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? पहला ऑप्शन है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए एज एन इंडिविजुअल, दूसरा इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए वुमेन और चिल्ड्रन का, तीसरा जेंडर इक्वालिटी या पैरिटी के लिए रूरल सोसाइटी में, या फिर चौथा वुमेन का, महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में उसके लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 136 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, क्योंकि ये ब्रॉड चीज़ को कवर करता है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तो होगा ही, अगर रिजर्वेशन ऑफ सीट किया जाए पंचायती राज बॉडीज में तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होगा ही। इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा वुमेन का और उसके चिल्ड्रन का। जेंडर पैरिटी इन रूरल सोसाइटी भी होगा, ये तीनों का। लेकिन ये पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ ये ब्रॉड चीज को कवर कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो सबसे करेक्ट है वो होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न द यूपीएससी, इनमें से कौन सा यूपीएससी का कंसर्न नहीं या फंक्शन नहीं है, ऐसा बताना। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, बी डिसिप्लिनरी मैटर्स, सी प्रमोशन और डी रिक्रूटमेंट। तो यूपीएससी का इनमें से कौन सा कंसर्न नहीं या फंक्शन नहीं है, ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज यूपीएससी का कंसर्न नहीं है, ये किसी और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है। डिसिप्लिनरी मैटर्स तो है, प्रमोशन भी है, रिक्रूटमेंट भी है। सिविल सर्वेंट्स का से रिलेटेड डिसिप्लिनरी मैटर्स, उनका प्रमोशन और उनका रिक्रूटमेंट, ये सब यूपीएससी का फंक्शन में आता है, पर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी इज लेड डाउन बाई। ये जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का, ये किस कमिटी या कमीशन के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए एसीटन कमिटी, बी फुलटन कमिटी, सी मास्टरमैन कमिटी और डी नॉर्थवुड ट्रेवलियन कमिटी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी होता क्या है। जैसे मान लिए कोई पार्टिकुलर पार्टी पावर में है सेंटर में, तो कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं कि उसके तरफ इंक्लाइंड हो जाते, उस पार्टी की तरफ झुक जाते और उस पार्टी को हेल्प करते उनका पर्सनल एजेंडा अचीव करने में। और सिविल सर्विस का न्यूट्रलिटी का मतलब यहाँ उल्टा होता है। सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि पार्टी पावर में कोई भी रहे, सिविल सर्वेंट्स को उससे मतलब नहीं है, सिविल सर्वेंट्स को वहाँ गवर्नमेंट से मतलब है। जो भी गवर्नमेंट रहे उसके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, उसके पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में हेल्प करना वगैरह वगैरह नॉर्मली करना, कि किसी पार्टिकुलर पार्टी के प्रति इंक्लाइंड रहे। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स का जो रवैया होता है, जहाँ पे वो किसी पार्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा प्रमोट न करके अपने ड्यूटी और फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी कहलाता है। तो ये बताना ये जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का, ये किसके द्वारा, किस कमेटी ने लाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मास्टरमैन कमेटी, जो कि 1948 में आया था। तो सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मास्टरमैन कमेटी, जो कि 1948 में आया था, इसने लाया था। अब देख लेते हैं आशिटन कमेटी 1944 में फॉर्म हुआ था, फुलटन कमेटी 1968 में, नॉर्थकोट ट्रिविलियन कमेटी 1854 में। ये सब ईयर इसलिए बता दिया जा रहा है, कभी कभी ये सारे कमेटी दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह वगैरह, तो इसलिए ये सब याद रखने का चीज़ है। अगला सवाल है द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट इन द ईयर। रेलवे बजट को सेंट्रल बजट से किस साल सेपरेट किया गया था? आप लोग को याद होगा अभी कुछ साल पहले ही रेलवे बजट और सेंट्रल बजट को एक ही कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा जा रहा है कि रेलवे बजट और सेंट्रल बजट को किस साल एक किया गया था? ऑप्शन है 1920, 1920, बी है 1921, सी है 1922 और डी है 1923। तो जो रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था सेंट्रल बजट से, वो हुआ था 1921 में। 1921 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी।
एक्वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट और सेंट्रल बजट को अलग करना चाहिए, तो 1921 में अलग हुआ था। लेकिन ये फिर 2017 का जो बजट पेश हुआ उसमें सेंट्रल बजट और रेलवे बजट का बजट एक ही साथ पेश हुआ। ऐसे तो इंडिया में 2 बजट पेश होते थे अलग अलग, एक सेंट्रल बजट अलग पेश होता था, एक रेलवे बजट अलग पेश होता था, लेकिन 2017 से ये रूल खत्म कर दिया गया। अब सेंट्रल बजट और रेलवे बजट दोनों को एक ही साथ पेश किया जाता था रूल 2017 से। अगला सवाल है, हु हैज एनालाइज्ड द लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स? ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड, बी हर्बर्ट साइमन, सी एमपी फॉलेट और डी नन ऑफ द। तो लीडरशिप को किसने एनालाइज किया था सर्कुलर रिस्पॉन्स के टर्म में, ये बताना। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैरी पार्कर फॉलेट। तो एमपी फॉलेट ने एनालाइज किया था लीडरशिप को इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स। अगला सवाल, which of the following is not included in Heisenberg factor of Herzberg two factor theory of motivation? हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था, आपको याद ही होगा, हाइजीन फैक्टर और एक मोटिवेशन फैक्टर था। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाइजीन फैक्टर में कौन इंक्लूड नहीं है? हर्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर में कौन इंक्लूड नहीं? ऑप्शन ए कंपनीज पॉलिसी, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी सैलरी और डी वर्किंग कंडीशन। तो हर्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर में कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं है, ये बताना। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मोटिवेशन फैक्टर है, ये हाइजीन फैक्टर में नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इन हिरार्की द टर्म स्कॉलर मीन्स? हिरार्की में स्कॉलर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए लडार, बी पोजीशन, सी प्रोसेस और डी स्टेप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 142 का? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लडार। तो हिरार्की में स्कैलर का मतलब होता है लडार। अगला सवाल है, हैबुस कॉर्पस लिटरली मीन्स? इस शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टू कमांड, बी टू हैव द बॉडी ऑफ, सी टू प्रोहिबिट और डी नन ऑफ एबव। तो हैबिस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाई? ये जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, जो पार्लियामेंट के होते हैं, उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, ये बताना। ऑप्शन ये 4 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपॉइंट करते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को। अगला सवाल है, द स्पोइल सिस्टम इन द यूएसए बिगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? ये जो स्पोइल सिस्टम था यूएसए में, ये किसके समय शुरू हुआ था? ऑप्शन ए एडम्स, प्रेसिडेंट एडम्स, बी प्रेसिडेंट जैक्सन, सी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और डी प्रेसिडेंट वॉशिंगटन। किसके समय से ये स्पोइल सिस्टम यूएसए में शुरू हुआ था? आप लोग को बताते चले स्पोइल सिस्टम क्या, चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा सा। स्पोइल सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर, पहले जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल नाम लेके देखते हैं, जैसे अगर पहले का टाइम होता तो क्या होता कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो पीरियड था उसमें वो खत्म हुआ, उसके बाद जैसे बाइडेन का पीरियड आया, तो क्या होता था पहले के टाइम में कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का पीरियड खत्म हुआ और बाइडेन का पीरियड आया, तो इस बीच होता था कि जो पहले सिविल सर्वेंट्स है वो हटा दिए जाते। जो ट्रंप के समय सिविल सर्वेंट्स थे उन्हें हटा के जो अभी बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो अपने लोग को सिविल सर्वेंट बनाते थे, अपने लोग को पोजीशन देते थे। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया जा रहा है, अभी ऐसा सिस्टम कोई नहीं है। तो क्या होता था है कि स्पोइल सिस्टम में कि जैसे कोई प्रेसिडेंट आए, मान लीजिए प्रेसिडेंट ए है, जो प्रेसिडेंट ए के समय कुछ नौकरशाह यानी सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ए का समय खत्म हो चुका है, कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब प्रेसिडेंट बी का कार्यकाल शुरू होता है। तो प्रेसिडेंट बी क्या कि प्रेसिडेंट ए के द्वारा जो रखे गए थे सिविल सर्वेंट्स उनको हटा दिया गया, और प्रेसिडेंट बी के जो करीबी थे वो अपने करीबी को उस पोजीशंस में रख लिए। तो इसमें क्या हुआ कि किसी तरह का कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं हुआ, किसी तरह का कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ, जिससे ये पता चल सके कि जो पार्टिकुलर पर्सन्स को रखा गया है उस पोस्ट के लिए, वो उस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं, उनके पास उस पोस्ट के लिए कैपेबिलिटी है या नहीं, ये नहीं पता चलता था। तो इसी को स्पोइल सिस्टम कहते थे। और ये किसके पीरियड में शुरू हुआ था ये बताना है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट जैक्सन। तो स्पेल सिस्टम यूएसए में शुरू हुआ था प्रेसिडेंट जैक्सन के पीरियड में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अभी भी स्पेल सिस्टम शायद नहीं समझ में आ सका हो या हम सही से नहीं समझा सके हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम लोग इसको फिर से देख लेंगे। अगला सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑप्शन ए जुडिशरी, बी एग्जीक्यूटिव, सी लेजिस्लेचर या डी ऑल ऑफ एबव। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से एस्टैब्लिश किया जा सकता है? जुडिशरी के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा या ऑल ऑफ एबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों को सम्मिलित करके ही एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगला सवाल है, द फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटन बाई। पहला बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, बी एल.डी. व्हाइट, सी एल्बर्ट लिपस्की और डी एफ.जी. गुडनॉ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एल.डी. व्हाइट। ये जो पहला बुक था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का के बारे में वो एल.डी. व्हाइट के द्वारा लिखा गया था और बुक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1926 में पब्लिश हुआ था। इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को याद रखिएगा। पहला बुक था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसे लिखा गया था एल.डी. व्हाइट के द्वारा। बुक का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पब्लिश हुआ था 1926 में। ये फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अगला सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज। कौन से यूएस के प्रेसिडेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी का फाउंडेशन रखा था? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट केनेडी, बी प्रेसिडेंट जॉनसन, सी प्रेसिडेंट विल्सन और डी प्रेसिडेंट जैक्सन। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन का तो नाम सभी ने सुना। तो क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ। ऑप्शन ए मनी, बी ट्रेडिशन, सी करिश्मा और डी लीगल रेशनल। आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी आपको पता ही होगा, मैक्स वेबर का है। तो इसमें आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी किस अथॉरिटी में बेस्ड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लीगल रेशनल। तो द आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ लीगल रेशनल। अगला सवाल है, प्रेशर ग्रुप्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स फॉर। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके लिए काम करते हैं? ऑप्शन ए सेल्फ इंटरेस्ट, बी सेक्टोरल इंटरेस्ट, सी पब्लिक इंटरेस्ट और डी गवर्नमेंट इंटरेस्ट। किसके लिए काम करती है प्रेशर ग्रुप? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेंगे। जहां पे सिर्फ अपना इंटरेस्ट हो ऐसा के लिए प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेंगे। ये नैरो वर्ड हो जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो इतना ज्यादा ब्रॉड में कोई प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नॉर्मली गवर्नमेंट ही काम करती है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट के लिए तो काम नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेक्टोरल इंटरेस्ट। किसी सेक्टर का, जैसे किसी मान लीजिए प्रेशर ग्रुप में कौन आते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस भी प्रेशर ग्रुप का ही पार्ट है। तो जो ट्रेड यूनियंस काम करेंगे वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के लिए काम करेंगे ना। जो ट्रेड यूनियन के लोग काम करेंगे प्रेशर ग्रुप के तौर पे, वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के लिए काम करेंगे ना। वो किसी और ग्रुप के लिए या सोसाइटी के लिए तो काम नहीं करेंगे। तो वो लोग सेक्टोरल इंटरेस्ट को देखते हैं। प्रेशर ग्रुप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं वो सेक्टोरल इंटरेस्ट को देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 150, जिसका आंसर है ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 151 आज इस वीडियो में, और 15 क्वेश्चन ऐड कर लिया गया, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिटरली द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। ये जो शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्री, बी मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट, सी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज और डी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। क्या मतलब होता है? कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, public administration is sum total of all the activities undertaken in pursuit of and in fulfillment of public policy belongs to which view? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि सारे एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाए जो भी किसी पार्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी के फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है। तो ये किस तरह का व्यू था? ऑप्शन ए इंटीग्रल व्यू,
बी मैनेजरियल व्यू, सी पोस्ट कॉर्ड व्यू और डी सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए और ऑप्शन भी ठीक से देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी फोकस्ड ऑन द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हिल्टन मायो से शुरू हुआ था। ये पार्टिकुलरली किस पे फोकस करता है? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बी इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और डी सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनेटेड इन, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिन है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ऑप्शन ए चाइना, बी जर्मनी, सी यूके और डी यूएसए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगला सवाल, पोस्ट कॉर्प रिलेट्स विथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए मीनिंग, बी पर्पस, सी स्कोप और डी फिलोसफी। पोस्ट कॉर्प आपको पता ही है लूथर गुलिक ने ये दिया था, तो इसका ये किस चीज से रिलेट करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किस चीज से ये रिलेट करता है ये बताना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट कवर्ड अंडर पोस्ट कॉर्प? पोस्ट कॉर्प के अंडर कौन सा एक्टिविटी कवर नहीं किया जाता? ऑप्शन ए बजटिंग, बी डिसिप्लिन, सी प्लानिंग और डी रिपोर्टिंग। अगर आपको पोस्ट कॉर्प का ये अगर आप सारे लेटर्स का फुल फॉर्म जानते हो तो आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेड emphasis ऑन, ऑप्शन ए बिहेवियर ऑफ द पब्लिक, बी इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, सी वैल्यूज एंड एथिक्स और डी नन ऑफ एबव। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज में एम्फेसाइज करता है ये बताना है। अगला सवाल है, स्केलर चेन रेफर्स टू, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए चेन ऑफ कमांड, बी चेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी चेन ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिंक्ड स्टेपवाइज और डी चेन ऑफ मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगला सवाल, द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी विच हाईलाइट्स द सोशल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कॉल्ड। वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो सोशल और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस पे काम किया था किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो थ्योरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, बी क्लासिकल थ्योरी, सी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी और डी सिस्टम थ्योरी। क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग हम जल्दी पढ़ दे रहे तो आप लोग वो क्वेश्चन को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। Which of the following are required in an organization as a process? Option A division of work, B establishing authority relationship, C grouping jobs and departments or D all of above. अगला है, which of the following statements are correct regarding the increasingly important role of public administration in modern state? Option A concept of welfare state and total war, B a great instrument of social change, C increase in complexities of economic affairs of state or D all of above। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में। Which of the following is not one of the principle of administration as conceived by Fewell? Option A hierarchy or scalar principle, B span of control, C staffing और D unity of command। ये हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से है और आपको यहाँ ये बताना है कि वो 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कवर नहीं होता इन चारों में से। Which of the following is not a part of the departmental organization? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? ऑक्सिलरी एजेंसी नहीं है, लाइन एजेंसी नहीं है, स्टाफ एजेंसी नहीं है या वॉलंटरी एजेंसी नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना कमेंट करें। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय स्टाफ एजेंसी? इनमें से कौन सा कार्य स्टाफ एजेंसी के द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन ए असिस्टिंग द लाइन, बी कॉन्टैक्ट द लियासन, सी टू डू रिसर्च एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, डी टू टेक डिसीजंस। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्टाफ एजेंसी? स्टाफ एजेंसी के बारे में क्या सही है? दे आर ए हेल्प और रीइंफोर्समेंट, they are an expansion of the personality of the chief executive, C they stand outside the main line of administrative hierarchy और D all of above। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट में हम लोग जो क्वेश्चन देखे 151 क्वेश्चन नंबर 151 टू 165, इन 15 क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और इन 15 क्वेश्चंस के आंसर हम आपको, ये अभी 10th वीडियो चल रहा है ना, हम आपको 11th वीडियो में इन सारे 15 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इन 15 क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप लोग को ना पता चले
तो आप लोग थोड़ा बुक वगैरह अपनी किसी भी सोर्स से ढूंढिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो उसी के साथ आपको नए नए चीज़ और पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो फिर तो अगले वीडियो में हम लोग आंसर इसके देखेंगे ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और पहले वाले वीडियोस को भी देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पहले भी ऑलरेडी हम लोग 1000 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और अगर इस वीडियो को हम लोग इसी तरह चलाते रहे तो उम्मीद है 1500 क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।